नमस्कार। कैसे हैं आप और पढ़ाई कैसी चल रही है? रिपोर्टर दीदी की क्लास में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि हम आपसे पत्रकारिता के इतिहास को लेकर, हिंदी पत्रकारिता के इतिहास को लेकर बात करेंगे और इसकी भूमिका पर हमने पिछले अपनी जो प्रस्तुति है उसमें बात भी की थी। तो जैसा कि हम आपको पहले कह चुके हैं कि अलग अलग समाचार पत्र, अलग अलग परिस्थितियां और अलग अलग पत्रकारों के बारे में या पत्रकारिता को मजबूती देने वाले लोगों के बारे में हम बातचीत करेंगे। तो बात जब हम इतिहास की करते हैं तो सबसे पहले हम जिस चीज का उल्लेख करते हैं वो होता है नामकरण। जब साहित्य की बात होती है तो साहित्य के इतिहास को लेकर हमारे सामने काफी कुछ है, काफी हम बात करते हैं। लेकिन यही बात जब पत्रकारिता के इतिहास की होती है तो इसके बारे में काम तो हुआ है, लेकिन हमारी जो जानकारी है वो जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं है। खास तौर से युवाओं के सामने, विद्यार्थियों के सामने ये बहुत बड़ी दिक्कत होती है जब वो पत्रकारिता का इतिहास पढ़ते हैं। तो साहित्य के इतिहास में आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जो पुस्तक है वो एक प्रामाणिक पुस्तक है और इसके बाद भी काफी लोगों ने लिखा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, जब बच्चन जी हैं, बच्चन सिंह हैं, डॉक्टर नागेंद्र हैं, बहुत सारी किताबें हैं। और जब बात पत्रकारिता की होती है तो हिंदी पत्रकारिता के योगदान को लेकर काफी कुछ लिखा गया है। लेकिन इस समय मेरे पास एक ऐसी किताब है जिसे लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। देखिए, हिंदी पत्रकारिता एक किताब का नाम है और इस किताब का जो उल्लेख है मैंने सुपसृजन नेटवर्क के पुस्तक परिचय चैनल में जो पुस्तक परिचय स्तंभ है उसमें मैंने किया था और मैंने वहां पर उदंत मार्तंड के बारे में भी बात की है, पंडित जुगल किशोर शुक्ल के बारे में भी बात की है। तो आप वहां जाकर वो देख सकते हैं, उस चैनल पर जाके ये इसके बारे में बात कर सकते हैं, देख सकते हैं। अब हम बात आज करेंगे, आज पत्रकारिता के इतिहास में नामकरण को लेकर अलग अलग कालखंड हैं, अलग अलग परिस्थितियां हैं, उनके बारे में बात होती है। तो ये तो बात तय है कि जिस तरह से साहित्य के इतिहास पर खुलकर चर्चा होती है, पत्रकारिता के इतिहास और नामकरण पर चर्चा नहीं होती है। अगर इतिहास की बात करें और इतिहास में अनुसंधान की बात करें तो आपको डॉक्टर कृष्ण बिहारी मिश्र की पुस्तकों को जरूर पढ़ना चाहिए। साहित्य के इतिहास और पत्रकारिता के इतिहास को लेकर उन्होंने जिस तरह का अनुसंधान किया है, खासकर पत्रकारिता के इतिहास को सामने लाने में उनका बहुत योगदान है, बहुत ज्यादा योगदान है। तो आज जब हम बात नामकरण की करेंगे तो मेरे पास जो संदर्भ है वो इसी पुस्तक का है और इसी को लेकर हम आज आपके सामने अपनी बात करेंगे। और ये पुस्तक मेरे लिए बहुत अच्छा संदर्भ है क्योंकि इसमें बंगाल के बारे में बात की गई है, साहित्य के बारे में बात की है, पत्रकारों के बारे में बात की है, पत्रकारिता और विभिन्न समाचार पत्रों के बारे में बात की गई है। तो ये बहुत अच्छा संदर्भ है। अगर आप किसी पुस्तकालय में जाते हैं तो हम कहना चाहेंगे आपसे, हमारे सुझाव होगा कि पत्रकारिता के इतिहास को लेकर अगर आपको कुछ लिखना हो तो ये पुस्तक आपको जरूर पढ़नी चाहिए, जिसका नाम है हिंदी पत्रकारिता, जातीय चेतना और खड़ी बोली साहित्य की निर्माण भूमि। डॉक्टर मिश्र की और भी सारी किताबें हैं जिन पे आप बात कर सकते हैं, उनके संदर्भ ले सकते हैं और उनके जरिए बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे नामकरण की हिंदी पत्रकारिता में किस तरह से बात हुई है। तो डॉक्टर कृष्ण बिहारी मिश्र की किताब ही मेरे सामने संदर्भ के लिए है और मैं इस किताब को लेकर ही आगे बढ़ूंगी क्योंकि इसमें बहुत अच्छी जानकारी है। तो हिंदी पत्रकारिता में समाचार पत्रों के अनुशीलन और इतिहास लेखन का जो काम था वो सबसे पहले बाबू राधाकृष्ण दास ने किया था। उनकी एक पुस्तक थी हिंदी भाषा के सामयिक पत्रों का इतिहास। एक छोटा सा विवरण प्रधान इतिहास है जो नागरी प्रचारणी सभा में 1894 में प्रकाशित हुआ था।
इसका महत्व यह है कि इसने पहल की, समाचार पत्रों के इतिहास के बारे में बात करती है ये किताब, और ये पहली किताब है जो कि समाचार पत्रों के इतिहास पर बात करती है। कुछ सूचनाओं को उन्होंने एकत्रित किया, निश्चित रूप से उन्होंने अपनी समकालीन जो पत्रकारिता से जुड़ी चीजों हैं उनको लिया। इसके बाद बाल मुकुंद गुप्त बात करते हैं, और भारत मित्र के जो संपादक हैं उनके रूप में बाल मुकुंद गुप्त को बहुत ख्याति प्राप्त है। शिव शंभू के चिट्ठे, ये हम सब जानते हैं कि लॉर्ड कर्जन को बोलते हुए उन्होंने किस तरह से अंग्रेजी शासन की बखिया उधेड़ी थी। और डॉक्टर कृष्ण बिहारी मिश्र के अनुसार वो जो इतिहास लिखते हैं बाल मुकुंद गुप्त जी, बाबू बाल मुकुंद गुप्त, वो बहुत ज्यादा व्यवस्थित हैं। और उन्होंने बनारस अखबार को हिंदी का पहला समाचार पत्र माना है, जिसपे मिश्र जी आपत्ति करते हैं। और ये एक सूचना परक किताब है जो कि बाल मुकुंद गुप्त ने लिखी थी और सम्यक अनुशीलन नहीं है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल भी एक छोटी सी चर्चा करते हैं हिंदी पत्रकारिता के इतिहास पे, और हिंदी साहित्य का इतिहास जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, वो तो पहला प्रामाणिक इतिहास है जो कि आज भी प्रासंगिक है। जैसे ही संदर्भ की बात आती है, हम एकदम आचार्य शुक्ल के इतिहास को ही सबसे पहले प्रामाणिकता के साथ अपनी बात कहने के लिए सामने रखते हैं। साहित्य की विभिन्न धाराओं का वो बहुत गंभीरता से अनुशीलन करते हैं। लेकिन पत्रकारिता एक बहुत सशक्त चीज है, उसकी एक अलग अवधारणा है, अपना एक अलग अस्तित्व है, और साहित्य एक अलग अस्तित्व रखता है। तो शुक्ल जी का जो फोकस था वो मूल रूप से साहित्य पर था, तो पत्रकारिता के बारे में शायद उन्होंने इतना ध्यान भी नहीं दिया होगा। तो वो जो दृष्टि थी वो थोड़ी सी कम पड़ती है उनकी। और वे ऐसी जो बातें रखते हैं उसमें बाबू राधा कृष्ण दास के जो तथ्य हैं उन पर वो बहुत ज्यादा निर्भर हैं। बाबू राधा कृष्ण दास के अनुसार कलकत्ता का जो प्रसिद्ध पत्र था उचित वक्ता, उसका प्रकाशन 1878 में हुआ था। तो मिश्र जी के अनुसार, डॉक्टर कृष्ण बिहारी मिश्र जी के अनुसार ये एक भूल है। और इस बारे में वो जब बात आगे करते हैं, और हम सब जानते हैं कि अनुसंधान के बाद उनको पता चलता है कि उदंत मार्तंड पंडित जुगल किशोर शुक्ल का जो पत्र था कलकत्ते से ही निकला था। हिंदी पत्रकारिता का श्री गणेश वहीं से होता है। हिंदी पत्रकारिता पर पहला अनुसंधान कार्य है वो डॉक्टर रामरतन भटनागर ने किया, और उनको प्रयाग विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट की उपाधि मिली थी। अंग्रेजी में लिखा है, और निश्चित रूप से जो आम जनता है, जो आम विद्यार्थी है, जो हिंदी पढ़ता है, उसके लिए इस इतिहास को समझना थोड़ा सा कठिन हो जाता है। और हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, बीच बीच में अखबारों के प्रकाशन की भी बात होती है। तो कुछ गलतियां हैं इस पुस्तक में। नरसिंह अखबार की बात आती है। नृसिंह जिसका नाम था, और पंडित अंबिका प्रसाद वाजपेयी थे। और इस किताब में मिश्र जी जितने भी ऐसे लेखक हैं जो कि पत्रकारिता के इतिहास की बात करते हैं, उनको एक सम्यक दृष्टि के साथ उनकी आलोचना करते हैं, मीमांसा करते हैं उनकी।
अब बात अगर हम आगे जाते हैं कि समाचार पत्रों का जो इतिहास है, पत्रकारिता का जो इतिहास है, तो समाचार पत्रों का इतिहास एक किताब है। वो संपादकाचार्य पंडित अंबिका प्रसाद वाजपेयी उनका नाम आता है, और अंबिका प्रसाद वाजपेयी हिंदी पत्रकारिता के क्षेत्र में एक बड़ा नाम है। उन्होंने हिंदी पत्रकारिता के कई जो चरण हैं, वहाँ की जो परिस्थितियां हैं, उनको देखा भी है और उससे वो जूझते भी रहे हैं। तो एक प्रामाणिकता उनके वर्णन में पाई जाती है। वाजपेयी जी अपनी पुस्तक की भूमिका में लिखते हैं, यह काम जितना श्रम, शक्ति और अर्थ साध्य है, उसका इस लेखक में अत्यंत अभाव था, और इस अभाव में जो कसर थी वह रुग्णता ने पूरी कर दी। चेष्टा इसलिए की गई कि लेखक को गत 48-49 वर्षों की पत्रकारिता का जो अनुभव था और पुराने संपादकों के सत्संग से जो जानकारी प्राप्त हुई थी, उसका अंत उसके साथ ही हो जाना न लेखक को अभिष्ट था और न उसके मित्र को। जो चीजें हैं उनको वो सामने रखते हैं, और एक अपनी सीमाएं भी होती हैं कि किसको क्या उपलब्ध होता है। जैसे वाजपेयी जी को समाचार सुधावर्षण की जो फाइल है वो नहीं मिल सकी। अलग अलग गलतियां हैं। उसके बाद आज के भूतपूर्व संपादक कमलापति त्रिपाठी ने पत्र और पत्रकार के नाम से किताब लिखी, और इस पुस्तक की रचना कारावास काल में जब वो जेल में थे, पत्रकार पुरुषोत्तम दास टंडन के सहयोग से हुई। पंडित विष्णुदत्त शुक्ल की पत्रकार कला एक किताब भी आती है जो इतिहास पर बात करती है। तो कहने का मतलब है कि पत्रकारिता के इतिहास को समग्रता के साथ रखना, ये काम उतना नहीं हो पाया था। इस काम को डॉक्टर कृष्ण बिहारी मिश्र ने किया। पत्रकारिता के इतिहास के विद्यार्थी को डॉक्टर कृष्ण बिहारी मिश्र की किताबों को पढ़ना चाहिए। अलग अलग उनकी किताबें हैं और वो बहुत गहराई से बताते हैं। इन किताबों को पढ़कर लगता है कि उसकी पृष्ठभूमि क्या है, उस समय की परिस्थितियां क्या है। इसके बाद ये तो हो गई भूमिका। इसके बाद आते हैं हम भारतीय नवजागरण में, जहां पे हिंदी पत्रकारिता एक उल्लेखनीय भूमिका निभाती है। और अगर बात बंगाल की करें तो राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय को हम समाज सुधारक के रूप में जानते हैं, लेकिन पत्रकारिता के क्षेत्र में भी, भाषाई पत्रकारिता के क्षेत्र में भी उनका एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। हम सब जानते हैं कि वे आधुनिकता के जनक थे और अंग्रेजी के प्रति उनका झुकाव था, लेकिन अपने समाज की कुरीतियों को और सती प्रथा के अंत में उन्होंने पूरा अपना जीवन झोंक दिया। उनको सफलता भी मिली। तो अपने समाज की कुरीतियों को दूर फेंकने में भी उनका एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, और अपनी बातों को जनता तक पहुंचाने के लिए वे समाचार पत्रों का सहयोग लेते हैं। अपनी बात कहने के लिए उन्होंने समाचार पत्रों का प्रकाशन किया है, अपनी बात कहते रहे हैं और कहने की जरूरत नहीं है, इसका असर भी पड़ा है। तो अगर भारतीय पत्रकारिता की सही शुरुआत अगर हम देखें तो वो इसी बंगी परिवेश में होती है, और इसका श्रेय जो है वो भी राजा राम मोहन राय को है। संवाद कौमुदी 1821 में निकली, जिसे उन्होंने निकाला, और यह एक बांग्ला साप्ताहिक था। यानी
भारतीय भाषाओं की जो पत्रकारिता है वो सामने आती है, खासकर बांग्ला पत्रकारिता और हिंदी पत्रकारिता, इन दोनों का एक महत्वपूर्ण योगदान है। फिर श्रीरामपुर मिशनरी के तत्वावधान में निकलता है समाचार दर्पण और दिग्दर्शन। लेकिन अगर योगदान की दृष्टि से देखें तो राजा राममोहन राय का योगदान जो है वो बहुत उल्लेखनीय है। और जो मिशनरी वाली पत्रकारिता थी उसका उत्तर देने के लिए ब्रह्मानिकल मैगजीन का प्रकाशन किया गया था और इसमें वो राजा राममोहन राय शिव प्रसाद शर्मा के नाम से लिखते थे। उनके जो दो मित्र हैं हरिश्चंद्र राय और गंगा किशोर भट्टाचार्य, वे बंगाल गैजेट के नाम से बांग्ला पत्र प्रकाशित करने में सफल रहे। और राजा राममोहन राय बांग्ला और अंग्रेजी से आगे फारसी तक पहुंचते हैं। मिरात उल अखबार इन्होंने निकाला और कहते हैं कि मतलब कहा जाता है कि ब्रिटिश सरकार की दमन नीति का शिकार इस पत्र को होना पड़ा। राजा राममोहन राय इस अखबार में लिखते हैं एक संपादकीय में यानी मिरातुल अखबार में, मेरा सिर्फ यही उद्देश्य है कि मैं जनता के सामने ऐसे बौद्धिक निबंध उपस्थित करूं जो उनके अनुभव को बढ़ाएं और सामाजिक प्रगति में सहायक सिद्ध हों। मैं अपनी शक्ति भर शासकों को उनकी प्रजा की परिस्थितियों का सही परिचय देना चाहता हूं और प्रजा को उनके शासकों द्वारा स्थापित कानून और तौर तरीकों से परिचित कराना चाहता हूं ताकि शासक जनता को अधिक से अधिक सुविधा देने का अवसर पा सकें और जनता उन उपायों से परिचित हो सके जिनके द्वारा शासकों से सुरक्षा पाई जा सके और उचित मांगे पूरी कराई जा सके। कहने का मतलब ये है कि ये जो अखबार है यहाँ पर वो मध्यस्थ का काम करता है, यानी जनता और सरकार के बीच मध्यस्थता कराने का काम ये पत्रकारिता के माध्यम से हो रहा है। इसके बाद इसी अखबार के यानी मिरातुल अखबार के अंतिम संस्करण में 4 अप्रैल 1823 को वो लिखते हैं, जो परिस्थिति उत्पन्न हो गई है उसमें पत्र का प्रकाशन रोक देना ही एकमात्र मार्ग रह गया है। जो नियम बने हैं यानी ब्रिटिश सरकार जो है वो दमन पे उतारू थी, जो नियम है उसके अनुसार किसी यूरोपियन सज्जन के लिए जिनकी पहुंच सरकार के चीफ सेक्रेटरी तक सरलता से हो जाए, सरकार से लाइसेंस लेकर पत्र निकाल देना आसान है, पर भारत के किसी निवासी के लिए जो सरकारी भवन की देहरी लांघने में भी समर्थ नहीं हो पाता, पत्र प्रकाशन के लिए सरकारी आज्ञा प्राप्त करना दुष्कर कार्य हो गया है। फिर खुली अदालत में हलफनामा दाखिल करना भी कम अपमानजनक नहीं है। ऐसी दशा में पत्र का प्रकाशन रोक देना ही उचित है। राजा साहब मिश्र जी राजा राममोहन राय को राजा साहब के नाम से ही संबोधित करते हैं, हम भी राजा साहब ही कहते हैं। बंगाल हेरल्ड निकालते हैं वो। उसके बाद एक और अखबार निकलता है बांग्ला, हिंदी और फारसी में ये अखबार निकला, उसका नाम बंगदूत था। 9 मई 1829 को नीलरतन हल्दर के संपादन में निकला था। और दूसरी तरफ राजा राममोहन राय के सुधारवादी आंदोलन का विरोध करने के लिए पुरातन पंथी ने भी जो वर्ग था उसने भी पत्रों का सहयोग लिया और इसने निकाला बांग्ला साप्ताहिक समाचार चंद्रिका। बांग्ला के प्रख्यात कवि ईश्वर चंद्र गुप्त के संपादन में निकला बांग्ला का प्रथम दैनिक संवाद प्रभाकर
14 जून 1839 को। बंगीय पत्रकारिता के इतिहास में तत्वबोधिनी पत्रिका और हिंदू पैट्रियट का भी एक महत्वपूर्ण योगदान है। तो ये थी नामकरण की बात, और नवजागरण के दौरान किस तरह की दमनकारी परिस्थितियां थी ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अगली बार हम बात को और आगे बढ़ाएंगे, जिसमें हम परिस्थितियों पर बात करेंगे, किस तरह से ब्रिटिश सरकार भारतीय समाचार पत्रों को दबाने का प्रयास कर रही है और इसने कैसे दमनकारी नियम बनाए जिनके कारण भारतीय संपादकों के लिए, भारतीय पत्रकारिता के लिए, हिंदी पत्रकारिता के लिए राह आसान नहीं हो गई थी। लेकिन सीखने वाली बात ये थी कि पराधीनता के बीच भी आक्रोश की आग को दबाया नहीं जा सका। बहरहाल आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं, और आप भी पत्रकारिता के इतिहास को समझने के लिए किताबें पढ़िए। इंटरनेट पे भी बहुत कुछ उपलब्ध है, आप पुस्तकालय में भी जा सकते हैं। कोविड के कारण नहीं जा पा रहे हैं तो इंटरनेट पे तो किताबें जरूर पढ़िए। अगली बार हम इतिहास के पन्नों को थोड़ा सा और खोलेंगे और आपसे बातचीत जारी रखेंगे। तो आज के लिए रिपोर्टर दीदी की क्लास में इतना ही। अगली बार फिर नई प्रस्तुति के साथ हम आपसे बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।